नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल डायरीज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं कि आज के दौर में हर कोई मुश्किलात में घिरा हुआ है और इसका वाहिद हल जो है वो खुद को खुदा के ज़ात से मुंसलिक करना है। रूहानी शख्सियत क्या है और उनके मामलात कैसे होते हैं कि वो किस तरह से इंसान के जहन से दिल में उतर जाते हैं। रूहानी शख्सियात में जो सबसे अव्वल शख्सियत हैं वो जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ मरहूम है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ के साहबजादे जनाब काशिफ़ महमूद साहब। तो मैं आज उनके ज़रिए जो है जनाब वासिफ़ की ज़िंदगी के दो अलग अलग पहलुओं को अपने नाज़रीन के सामने उजागर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के साहबजादे हैं, तो आप सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? मेरा असल में जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो यही है कि आपकी तालीमात आगे बढ़ने में जो भी किरदार में अदा कर सकूं वो मैं करूं, और उसके लिए आपकी किताबों पर काम करते हैं हम लोग। जब वाइस साहब का विसाल हुआ है उस वक्त आपकी 4 किताबें थी, अब माशाल्लाह 56 बुक्स हैं आपकी। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, अभी मज़ीद पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमने आपका यूट्यूब चैनल बना दिया, वेबसाइट्स बना दी, सोशल मीडिया पूरा डेवलप कर लिया, और हम गाहे गाहे मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्कों में इवेंट्स भी करते हैं इस हवाले से, और लोगों के सवालों की तशफ़ी कोई आपकी तालीमात की रोशनी में, तो वो भी हम उनको देते हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि ये इतना खालिस इल्म आया हुआ है और दुनिया से बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है, उनसे इस्लाम के रास्ते में चलने पे, अल्लाह के रास्ते पे चलने पे, ये दुनियादारी किस तरह से करनी है, ये बात जो है ना अब उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रही है बस आपको पढ़ने के बाद। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बीज फैलाते जाएं। तो चाहे छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, तो हमारी कोशिश होती है उनको भी कुछ छोटे जो 2-4 फ़िक्रे याद करवा दें। हमारे गाँव में बीज डालते जाएँ। वो कहते हैं माली दा कम पानी लाना ते पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हम बीज डाल रहे हैं तो मालिक बड़ी मेहरबानी भी कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि अब नौजवान नस्ल जो है वो वाइस साहब को बहुत पढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पसंद किया जाता है जी। और आपकी बात के अंदर एक ख़ास जो है वो तासीर है, एक ख़ास जादू है कि छोटी सी बात के अंदर ऐसे एक बड़ा नुक्ता जो है ना इंसान का खुल जाता है। तो वो बातें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान यूनिवर्सिटी में जो है वो वाइस साहब की 2-3 किताबों को पढ़ाया भी जाता है और उनके वो क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं। जैसे कि भी आपने कहा कि मुल्तान में भी जो है उनकी किताबें पढ़ानी शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही पढ़ानी शुरू कर दी गई। यहाँ पर PhD हो चुकी हुई है, MPhil के कई मकालाजात हो चुके हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ में इस बात की रिकग्निशन हो रही है कि ये जो वाइस साहब ने तालीमात दी हैं ये कितनी ज़रूरी हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सही हो गया। तो जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ मरहूम, तो वो एज अ फादर कैसे थे या आप उनको क्या कहकर पुकारते थे? मैं अबू कह के पुकारता था जी। तो बहुत शफीक, बहुत ही अच्छे। हमें एक डर भी होता था कि ये बात आपको पता चली तो गुस्सा करेंगे, इतना तो अब्बा जी को होना चाहिए ना, और होना भी चाहिए जी। हाँ, तो ये भी होता था, और साथ में ये भी होता था कि कई ऐसी बातें जो हम अपने वालिदैन से नहीं कर सकते, एक मिजाज की वजह से या सख्ती की वजह से, मैं ये लिबर्टी फ़ील करता था कि मैं उनसे बातें कर लेता था। उनका मिजाज कैसा था? उनका मिजाज बहुत शफीक था, बहुत अच्छा था। वो जमाल और जलाल का एक मुरक्कब था। तो वो जलाल इसलिए था कि हमारी तरबियत हो सके। वो कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते थे कि खामखा या बिला वजह का। जब भी उन्होंने कभी मुझ पे या घर वालों पे गुस्सा किया तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती थी कि हमारी तरबियत के अंदर वो चीज़ शामिल हो। इसके अलावा वो गुस्सा ही नहीं करते थे। तो बहुत अच्छे मिजाज के थे, बड़ी लाइट मोड में भी बात करते थे। आपकी गुफ्तगू में भी ये बात नज़र आती है कि बड़ी सीरियस भी बातें हो रही होती है तो दरमियान में एक आध जुमला ऐसा भी आता था कि ऐसे जैसे कमरे में किसी ने वो परफ्यूम करते हैं ना, ऐसे तो मुअत्तर सा हो जाता है एकदम से, ऐसे एक जुमला आता था तो वो सारे खुशबाश खिल से जाते थे। कभी आप ना, मैंने आपको कभी हंसते नहीं देखा, दांत खिलखिला के हंसते हैं तो दांत नज़र आते हैं ना, कभी नहीं हंसे वो हंसते नहीं, मुस्कुराते थे।
अच्छा। ज़ेरे लब मुस्कुराहट, ज़्यादा से ज़्यादा बस हम कहते थे वो हो आज तो बहुत खुश हो गए, मुस्कुरा दिए ये तो बड़े लंबे। तो बड़ा अच्छा था, बहुत ही तरबियत के हवाले से। मैं किसी टाइम पे भी ऐसे नहीं होता था कि आपको ये ना पता हो कि मैं किधर हूँ, इतना ध्यान रखते थे। मेरा नहीं, सबका ही, जो भी कनेक्शन में लोग होते थे ना, उन सब के साथ आपका ये मामला था कि वो अब उनको पता होता था वैसा कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, तवज्जो रखते थे। उन्होंने इतनी किताबें लिखी, मतलब जितनी मैं जानती हूँ वो सारी मतलब उन्होंने रूहानियत से रिलेटेड है, तो क्या उन्होंने कभी मज़ाक पर भी लिखा? किस पे? मज़ाक पे? हाँ, अफसाना निगारी। अफसाना निगारी नहीं आपने की, ये वाला मीडियम नहीं आपने यूज़ किया, लेकिन आपने इतना कहा हुआ है कि एक वक्त आएगा कि मेरी किताबों से ड्रामे लिखे जाएंगे, तो उस पर भी काम हो रहा है कि ये भी एक चीज़ बनेगी। किताबों पे ड्रामे बनने शुरू हो गए हैं ये मतलब अभी तो उनके फ़िक्रे इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रामों में, लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई बात जब किसी ने ताकतवर तरीके से कहनी होती है ना, तो वह सब कैसे जुमला ठक करके वो वहाँ पे फिट आता है, वो बोल देते हैं। तो ये हो रहा है कि आपके फ़िक्रे जो है ना वो ड्रामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। रेडियो FM के मेरा ख्याल है अच्छे शोज़ जो करने वाले हैं, कोई होगा जो आपका फ़िक्राना इस्तेमाल करता हो, सब करते हैं। सभी बेहद मोहब्बत करते हैं, सभी बड़े बड़े, हाँ बिल्कुल। वैसे आपका फ़िक्र इस्तेमाल करने की सबको इजाज़त है, नाम के साथ सारे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छा है कि एक अच्छी पायदार बात लोगों तक पहुँचाते हैं। जब आप आसिफ साहब से बातचीत किया करते थे तो तब आपको लगता था कि आज से 27 से 28 साल बाद उनके मैसेजेस इस तरह से लोगों के सामने आएंगे? जी हाँ, ये बात वह सबको भी पता थी, ये बात मुझे भी पता थी। अच्छा। कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसी वक्त तक होने के लिए नहीं है, ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, और ये इसने रहना है, बहुत मुद्दत तक के लिए रहना है। ये जो कुछ हो रहा है, मैं जैसे महफिल होती है ना घर में, मैंने महफिल भी अटेंड किए आपके साथ, गुफ्तगू के सेशंस जो होते थे वो भी मैंने अटेंड किए हैं, और मैं लोगों को देखता था। हनीफ रामे साहब थे, एजाज बटालवी साहब थे, कुदरतुल्लाह शहाब थे, शाक साहब थे, मुन्नू भाई थे। ये वो लोग थे जो वह सबसे सवाल पूछा करते थे और आप उनके जवाब देते थे। तो सवाल भी बड़े कीमती हुआ करते थे और उसके जवाब भी बड़े कीमती। तो वो आप बल्कि कहा करते थे कि ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ ना, ये आने वाले वक्तों के लिए भी बात है। इसमें आपके सवाल इसलिए भी अहम हैं कि ये सवाल आने वाले वक्त में भी लोग पूछेंगे, हम उनके जवाब अभी से देके जा रहे हैं। मतलब वो जानते थे कि वो जानते थे, वो बड़ा पक्का जानते थे कि ये दूर तक चलने वाली कोई बात है और इसका तासीर और तासुर बहुत दूर तक जाना है। तो ये बात को वो इतना ही अहम समझते थे। और मैं भी ये जानता था कि ये सिर्फ ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ये जो कैसेट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, उस वक्त वीडियो का इतना दौर नहीं था। तो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख देते थे आगे और उसको रिकॉर्डिंग दबा देनी, और गुफ्तगू हो रही है तो वो कभी रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही है। टेप रिकॉर्डर की कितनी अच्छी हो सकती है, ये वाला निज़ाम तो नहीं था, ये माइक शाइक इस तरह से। तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग करना, उनकी किताबें बनना, लोगों के खतूत आने, खतूत का जवाब देना, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में रखना, हर चीज़ तरतीब के साथ लगाने का ये बड़ा वाज़े इशारा मिल रहा था कि ये देर तक के लिए बात है। उसकी एक तरतीब और उसका जो काम करने का तरीका भी वो समझा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी पक्की बात है। तो एक रूहानी शख्स के लिए जो है मेहमान नवाजी बड़ी अहमियत रखती है। तो जनाब वासिफ अली वासिफ के इस मामले में कैसे थे? बेशक बहुत ही मेहमान नवाजी, खुले मिजाज के थे जी आप। कभी एक तो आपको पैसे जैसे का शौक़ भी नहीं रहा कभी, लेकिन मेहमान नवाजी में कभी कोई कमी भी नहीं रही। और इसमें अल्लाह मेरी अम्मा जी की और उम्र दराज करे, उनका बड़ा किरदार रहा। सुबह से मेहमानों ने आना शुरू हो जाना है, तो सुबह से कभी 2 कप चाय जा रही है, कभी 4 कप चाय जा रही है, कभी 6 कप जा रही है, कभी 10 कप भी जा रही है। आना जाना लगा रहता है। सुबह से शुरू हुआ है और रात गए तक चलना है। और अम्मा जी को इतना ही उन्होंने कहना होता है, मैं ही जाके मैसेज देता कि 2 खाने दे दें, 4 खाने दे दें। तो ये नहीं होता था कि जी वो कोई बंदा को बड़ा स्पेशल है तो आज कढ़ाई बनाओ तो ये करो तो वो करो। जो है अवेलेबल है। घर में क्या खाना पका है, भिंडी पकी, चलो भिंडी ले आओ, टिंडे पके वो ले, गोश्त पका वो ले, मछली पकी वो ले, जो पका हुआ है घर में ना। बल्कि रात गए तक तो ऐसा भी होता था कि अम्मा जी ने कहना कि जी सालन ख़त्म हो गया,
मैं गया उन्हें कि 4 खाने चाहिए, तो मैंने कहा सालन ख़त्म हो गया, ठहर मैं कुछ करनी है। तो अम्मा जी ने फटाफट अंडे आलू बना देने, 7 पराठे पका देने, तो मैं वो जाके पेश कर देता, वो रात को वो बैठ के खा रहे। तो वो खुला था बग़ैर हिसाब किताब के। हमारा घर जो है ना वो उस वक्त से ऐसे ही है, अभी तक भी ऐसे ही है। सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। आप कहते थे कि बुलंद ख्याली के लिए सादा ज़िंदगी लाजिम व मलजूम है। आर्टिफिशियल लाइफ को कभी भी बड़ा ख्याल नहीं मिलता। ये जो सादा लोग होते हैं ना, इनके पास बात भी तगड़ी होती है, ख्याल भी तगड़ा होता है। तो ये लाजिम व मलजूम है दोनों बातें, कि ज़िंदगी सादा हो लेकिन ख्याल बड़ा हो। ये आपस में बड़ा सादा हो, ख्याल बड़ा होना चाहिए। और ये आपने रखा कि ज़िंदगी बहुत सादा सी। सुबह ख़ुद भी सब्ज़ी लेने चले जाते थे, मैं चला जाता था, गोश्त लेने चले जाते थे, मुझे स्कूल से लेने चले जाते थे। तो जो आम से पेरेंट्स के जो काम होते हैं ना वो सारे भी करते थे, और रिश्तेदारियों को भी निभाते थे। पप्पो के घर जाना है, किसी की फौतगी हुई है, कोई मिलना जुलना। लाहौर में जितने अजीज़ व अकारब थे ना, आप सबको गाहे गाहे विज़िट किया करते थे, और उन लोगों का भी आना बहुत होता था हमारे घर। आज भी वो हमारा घर उस वक्त भी एक बड़ा घर कहलाता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा घर कहलाता है। लोग वो पहले हमारे घर आते हैं सब, कोई भी इवेंट कहीं पे भी हो रहा हो पूरे शहर में, तो वो शाम को इकट्ठे हमारी तरफ हुए थे। तो सादा ज़िंदगी, बहुत सादा ज़िंदगी। तो आप जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ को एज़ आ फादर ज़्यादा मिस करते हैं या उनकी रूहानी शख्सियत होने के हवाले से? मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है दोनों बातों में। मेरे लिए एक ही बात है कि मुझे पता है कि मेरे फ़ादर, मुझे उस वक्त भी पता था कि मेरे फ़ादर जो है ना एक रूहानी शख्सियत हैं। ये लोगों को नहीं पता। जब आपका विसाल हुआ उस वक्त मैं MBA के 2nd सेमेस्टर में था, तो टाइम मेरा कुछ जवानी का गुजर गया उनके साथ। बचपन तो खैर कईयों को नहीं याद होता, मुझे काफ़ी सारा याद है कि कहाँ से सफ़र उनका शुरू हुआ, किधर किधर चलते रहे, कैसे मेहनत करते रहे। मेहनत बड़ी की आपने, ओह कमाल मेहनत की आपने। मैं हैरान होता था कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था कि आप कुछ नहीं कर रहे। हम तो बैठ जाते ना आइडल, वेले हो गए जी, थक गए, चलो बैठ जाओ। लेकिन आप का कोई ऐसा टाइम नहीं होता था। रात को सोने के लिए लोग, दुनिया सोती है तो आप रात को कॉलम लिख रहे होते थे। और अब आप देखेंगे बाहर की दुनिया का उधर दिन चढ़ता है, हमारी रात चढ़ती है, तो वो रात को उधर से फ़ोन आने शुरू होते थे। तो वो रात को 2:30 3 बजे भी फ़ोन उठा के, वो होता था वो नंबर वाला फ़ोन, पूरे घर में उसकी आवाज़ जाती थी टर्न करके। तो वो फ़ोन उठा के आप जवाब दिया करते थे। आपका 24 घंटे में जो असल जो सोने का टाइम था ना, वो था 1.5 से 2 घंटे बस। वो टाइम था आपका कि दोपहर को खाने के बाद आपने 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैक्सिमम आपने सोना है। उसके अलावा नहीं, सारी रात वो आपकी जो थी ना इस तरह में गुजरती थी। तो ये मेहनत थी आपकी। जनाब काशिफ महमूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उम्र के किस हिस्से में उनमें इतना बड़ा चेंज आया जनाब वासिफ़ अली वासिफ़? उनका एक तो मिजाज जो घर का था वो शुरू से ही बहुत अच्छा था। मेरे जो दादा हुजूर थे बहुत दीन से लगाव रखने वाले थे, तो घर के अंदर बुज़ुर्गों का ज़िक्र होना, तज़किरा होना, समा होना, कवाली होना, हर अच्छे इवेंट के ऊपर कोई ना कोई कवाली होती थी। और सिर्फ़ औलिया अल्लाह के जो कलाम हैं, जो बुज़ुर्गान दीन के जो लिखे हुए कलाम हैं वो पढ़े जाते थे। तौसा शरीफ का ज़िक्र होना, कोट मिठन शरीफ का ज़िक्र होना, हज़रत बाबा फ़रीद शकर का ज़िक्र होना, दाता साहब का, ये सारी चीज़ें ना हम उनको यूँ समझे बाय बर्थ मिली हुई थी भाई साहब को। लेकिन अब वो मिजाज ऐसा था, मिजाज में चलते चलते फिर वो एक टाइम ऐसा आया कि शायरी भी एकदम से शुरू हो गई, लिखने का दौर भी शुरू हो गया। और एकदम से वो कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरबार शरीफ पे जब आप गए हैं, वहाँ पे आपकी जो है दस्तार बंदी हुई थी, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जिसके बाद फिर शख्सियत मैं कहूँगा बदली नहीं, निखरी। कुछ चीज़ें जो पहले छुपी हुई थी वो लोगों के सामने फिर खुलनी शुरू हो गई।
मतलब एक ही रात में आपने 300 अशार लिख दिए और उससे पहले कभी एक शेर भी नहीं कहा। सही। तो वो सुबह जब आपने अपने अहबाब को दिखाया कि ये देखो मैंने रात को शायरी की, तो कोई माने ही ना। वो कहे हैं आपने तो कभी एक शेर नहीं कहा, एक ही रात में हमने 300 अशार कहाँ से कह दिए। तो वो फिर ऐसे फिर एकदम से मामला शुरू हो गया। वो अशार भी ऐसे हैं कि वो आबदा परवीन भी पढ़ती है उनके शेर, वो कलाम बड़ा ज़ौक़ शौक़ से पढ़ती है। मैं नारे मस्ताना मैं शोखी रिंदाना, है ना, ये सुना है आपने। अब ये आबदा परवीन सरकार वाले साहब का कलाम पढ़ती है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने बेबहा कलाम पढ़ा है आपका, मेहदी हसन ने पढ़ा है, ग़ुलाम अली ने पढ़ा है, किस ने नहीं पढ़ा, मतलब जितने भी अहद हाज़िर के हैं ना, हाँ उसने वो पढ़ा है जी बिल्कुल। अभी वो असरार ने भी वो नारे मस्ताना दोबारा एक रीडू किया है आबदा परवीन जी के साथ। तो वो था, कलाम लिखा गया, फिर गुफ्तगू शुरू हुई और ऐसी गुफ्तगू के वो आज तक चल रही है। बेशक ऐसा ही है। हाँ, वो जो आपके मलफूजात थे वो ऐसे ताकतवर थे कि चलते जा रहे हैं। और अभी हम लोग मज़ीद काम कर रहे हैं, यानी कि अभी बुक्स ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारा काम है जो पता नहीं हम अपनी ज़िंदगी में उनकी तकरीबन कोई एज बनी उनकी 64 ईयर्स टोटल वाज साहब की। और 64 ईयर्स में उन्होंने जितना काम किया ना, कई 64s चाहिए वो काम करने के लिए। उस काम के ऊपर काम करने के लिए कई 64s इकट्ठे भी मिल के कर रहे हो तो भी कई 64 ईयर्स चाहिए उस काम को तरतीब देने के लिए। तो अभी बहुत काम है, बहुत काम करना बाकी है अभी, और इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में जो हो सकेगा वो करेंगे ज़रूर जी इंशाल्लाह। जनाब आसिफ अली वासिफ की नज़र में सूफ़ीज़्म कैसी थी? एक आपको वाज़ेह सी बात बता देता हूँ। एक मज़ार पे आप गए, वहाँ पे वो जला हुआ था मच। डू यू नो मच? नहीं पता आपको? अच्छा, मच इज़ लाइक अ बॉनफायर। बॉनफायर का पता है? वो लकड़ियाँ ऐसे लगा के, तो वो बुज़ुर्गों के भी ना वो बॉनफायर होते हैं एक। अच्छा। उनके मज़ारों के ऊपर ये जलते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क होता है कि उसके इर्द गिर्द सारे दरवेश बैठते हैं। अच्छा। तो वो मच कहते हैं कि ये सिंबल है कि आप इसके पास बैठें और अपनी सारी बुराइयाँ इसके बीच में जलाएं। अच्छा। और वो वहाँ बैठ के तो अल्लाह के हबीब की बातें करते हैं, ज़िक्र करते हैं। और तो वो वैसा के साथ एक मुरीद थे, उनके चाहने वाले थे, ये दोनों चले गए मज़ार पे। तो ऐसे उन्होंने कहा मैं ज़रा बैठो इधर। अब वो उधर बैठे तो वो जो साथ साहब गए हुए थे वो कहते हैं मैं इंतज़ार में बैठा कि अभी उठते हैं चलते हैं, अभी उठते हैं चलते हैं। वो कहते वो 3 दिन उठे ही नहीं। 3 दिन बैठे रहे वहाँ पे। कहते 3 दिन के बाद जब ऐसा उठे तो वो आग के पास बैठने वाले की जो हालत होती है वो वही उनकी हालत है। आँखें सुर्ख हुई हुई, सारी राख उड़ के कपड़ों के ऊपर पड़ी हुई, तो वो बिल्कुल एक बबूत सा बना हुआ था सारा। तो कहते हैं मैंने भाई साहब से पूछा, मैं कहा हुजूर 3 दिन आप बैठे हैं यहाँ पे, क्या मिला आपको? और उन्होंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 दिन तुम भी तो मेरे साथ ही रहे ना, खाना मिला? उन्होंने कहा बिल्कुल, ओस चल रहा है, लंगर पक रहे हैं, खाने खा रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि 3 दिन तुमने कोई गुनाह किया? उसने कहा जी मैंने तो क्या गुनाह करना था, मैं तो इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि आप अभी उठते हैं तो हम चलते हैं, अभी उठते हैं। कोई मौका नहीं मिल सका। तो आपने कहा देखो यही दरवेशी है। पहली बात ये है कि आपसे किसी को नुकसान ना हो, आपसे किसी को नुकसान ना हो, और दूसरा आपसे लोगों को फ़ायदा हो। ये दरवेशी की पहचान है कि दरवेशी बेज़रर होने से शुरू होती है और मनफ़ियत बख्श होने पे मुकम्मल हो जाती है। यानी कि जो दरवेश है वो लोगों के लिए एक तो नुकसान का बायस नहीं होता, बल्कि लोगों के लिए फ़ायदे का बायस होता है, और वो उनके मामलात को आसान करता है। जिस तरह से भी वो करे, जो भी टूल्स वो यूज़ करे, शायरी करे, जा के काम करे, साथ चल के काम कर दे, दुआ से काम कर दे, जो भी वो उसकी नीयत और अल्लाह जानता है क्या होता है। लेकिन ऐसा बंदा माशरे के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये दरवेशी की निशान है। तो सरकार भाई साहब ने सारी ज़िंदगी किया भी, करके भी दिखाया। क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना, ये इनकी इफ़ेक्टिविटी है यही
कि जो कहा वो किया, जो किया वो कहा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो वह सब जो रूहानी वाले हैं और जो मेरे अबू जी हैं, वो उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वो मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुना दूँ। हम लोग गुलशन रावी में रहा करते थे पहले, तो अभी वो बिल्कुल ना नई बन रही थी। अब आई तो हमारा खुशाब में है, जहाँ हमारे सब की पैदाइश हुई है, खुशाब में। मेरा भाई कह लें गुलशन रावी है, मतलब मैं बचपन मेरा सारा वहीं पे गुजरा, सारी महफिल सारी चीज़ें वहीं पे रही। तो वो अभी गुलशन रावी बिल्कुल नई सी बनी थी, 2-4 घर उधर ऐसे जैसे नई सोसाइटियाँ बनती हैं। तो वो एक साहब थे, बड़े लड़ाके से थे। उन्होंने अपने घर के सामने ना ऐसे रोड के बीच में 2 पाइप लगा दिए, वो जो सीवरेज पाइप होते हैं, कि यहाँ से ना गाड़ी कोई ना गुजरे। अब वहाँ से गाड़ी वाला गुजरा तो उसने देखा कि दरमियान में पाइप लगे हुए, उसने एक ठुड्डा मारा, पाइप उधर गया, दूसरे को उधर मारा। इतने में वो ऊपर से ना गालियाँ देता हुआ आ गया, और तुमने मेरे पाइप ला दिए। उन्होंने कहा तेरे प्यो की सड़क है, तू रास्ता रोक ले, सड़ा है। दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा ऐसा तक हुआ कि वो जिसने पाइप लगाए थे ना, उसने एक ईंट उठाई और विंड स्क्रीन पे दे मारी। वो FX गाड़ी उस वक्त हुआ करती थी, उसकी विंड स्क्रीन टूट गई। उसने कहा ठहर, तेरा मैं बंदोबस्त करता हूँ, मैं बंदे बुला के लाता हूँ। वो चला गया गाड़ी छोड़ के। अब ये जो पीछे लड़ाका बंदा था ना, इसने कहा वो तो बंदे आ जाएंगे, मुझे तो पैंटी पड़ेगी, मेरा तो वाकफ़ ही कोई नहीं इधर। वो भाग के ना हमारे घर आ गया। दोपहर को 3 बजे का टाइम हो, और घबराया हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मैंने मार छड़ेंगे, मैं बचा लो, ऐसा मैं कहा बैठ हुआ क्या तुझे। उन्होंने कहा लड़ाई होगी। अब मुझे नहीं पता क्या लड़ाई हुई है, तो मैंने अंदर जाके बताया, मैंने कहा जैसे वो आया है तो आपने बुलाया, हाँ क्या हुआ। उन्होंने कहा वो इतनी देर में ना उसको बंदे ढूंढते हमारे घर के बाहर आ गए कि उन्होंने बाहर कटो, छड़ा के नहीं, उन्होंने इस तरह के वो चल रहे वाक़यात। तो आपने ना वो जिसका नुकसान हुआ था ना, आपने कहा कि उसको अंदर बुलाओ। वो अंदर आया तो आपने पहले उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उसने कहा कि जी पता नहीं 2500 या 3500 उस दौर की जो विंड स्क्रीन के पैसे थे। वो आपने दराज खोला, पैसे निकाले और उसको पैसे दिए। अब वो फिर आपने उसको कहा लड़ाके बंदे से, आपने कहा इसको माफ़ी मांगो, तुमने इनकी गाड़ी को नुकसान किया है। तो वो डरा हुआ भी था, उन्होंने जो पाँव पड़ गए, तो सर जी माफ़ करते हो, मेरे को बड़ी गलती हो गई। तो आपने फिर दूसरे से कहा कि अब आप इसको माफ़ कर दो, आपका नुकसान पूरा हो गया, ये आइंदा नहीं करेगा, तो आप इसको माफ़ कर दो। तो उसने कहा सब आप कह रहे हैं ना, तो मैं इसको माफ़ करता हूँ। दोनों की जप्फी शप्पी डलवाई, चले गए। अब वो हमारे एक और साहब खड़े हुए थे वहाँ पे, उसने कहा हुजूर आपने इसके लिए इतने पैसे दे दिए हैं विंड स्क्रीन के, ये तो पूरा मोहल्ला इससे तंग है, हर किसी से लड़ता रहता है, और इसको आपने इसकी जगह पे पैसे भी दे दिए हैं इसके ऊपर। तो आपने फरमाया देखो नेकी का मौका खुद चल के हमारे पास आया है, हम उसको कैसे छोड़ दें। बात ये नहीं होती कि बंदा सिर्फ कहे कि नेकी करनी चाहिए, नेकी करने का अमल भी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। वो ऐसा मौका छोड़ते नहीं थे कि कहीं पे कोई नेकी करने का मौका हो। आप कहते थे देखो सरकार दो आलम ने फरमाया है कि जिस तरह से दुनियादार दुनिया कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इस तरह से नेक आदमी नेकी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जो नेक बंदा है ना, वो 24 घंटे का नेक है। वो सिर्फ उतनी देर नेक नहीं है जितनी देर मस्जिद में है, वो बाहर भी निकलेगा तो वो नेक ही होगा। आप कहते थे यही तो नमाज कायम करना है कि जैसी हालत आपकी मस्जिद में होती है, मस्जिद से बाहर निकल के भी वैसी होनी चाहिए, तब आपकी नमाज कायम होगी। तो वो ऐसा नेकी करने का जो तरीका था ना, वो हमेशा रखते थे और कहते थे यही दरवेशी है कि आप लोगों के लिए नुकसान ना करें, ना गंदा सोचें उनके बारे में, पॉजिटिव रहें, और जहाँ नेकी का मौका मिले ज़रूर करें। तो सादा सी बात कि दरवेश वो है कि जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, वो अल्लाह का रास्ता, हाँ नुकसान। तो आप अपने बचपन का कोई ख़ास वाक़या बताएं। बचपन के ही हैं सारे वाक़यात मेरे। बचपन में मैं तो अब देखता हूँ ना, तो बड़ी ढेर सारी
बातें मुझे नज़र में आती हैं। मुझे अक्सर कहा करते थे कि अब वो जाते थे ना महफ़िल पे कभी कभी, तो मुझे पता होता था कि अब आप गए हैं 2 घंटे बाद आपने आना ही है, 3 घंटे बाद, इतनी लंबी महफ़िल होगी। तो मैं ना अपनी प्लानिंग कर लेता था कि अच्छा 3 घंटे मेरे पास, मैं समनाबाद चला जाऊँगा, हलीम खा के आऊँगा, या फ़लाँ दोस्त के पास चले जाऊँगा, मुझे चेस खेलने का शौक़ था बड़ा, तो ये मेरे प्लानिंग होती थी। तो एक दिन मुझे आपने कहा कि देखो बेटा, मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। तो मैंने गौर किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात होगी, अब मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गैर मौजूदगी, वो गैर मौजूदगी नहीं होती। वो फिर अगर ख़याल के अंदर ये बात आ जाए तो फिर आपको हम हाल ही मौजूदगी आपकी रहती है। अगर आपको ये दिल के अंदर एहसास हो जाए कि आपका अल्लाह आपको हर वक्त देख रहा है, तो शायद ही आपको CCTV फुटेज की ज़रूरत ही ना पड़े। लोगों के अंदर की तब्दीली नहीं होती है। तो वह सब जो काम किया करते थे ना, वो ये होता था कि आप लोगों को अंदर से तब्दील करते थे। सिर्फ ये कहानियाँ और बातें नहीं हैं, ये इनके बाद की जो तासीर है ना, कि इंसान सच्ची मुच्ची हल्का सा हो के और फ्रूटफुल सा बन के तो लोगों में चले और फिरे, और बस ये काम वो करते थे कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो और लोगों के लिए नुकसान ना करे, फ़ायदा करे। ये इससे बढ़कर और कोई बात है ही नहीं। तो ये मुझे वो कहते थे कि मेरे बाद भी ऐसे रहने जैसे मेरी मौजूदगी। हाँ, बड़े छोटे छोटे से वाक़यात से मुझे ऐसे बड़े बड़े राज समझाए हुए इन्होंने। एक दफ़ा मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि मैं किसी क्लब में बैडमिंटन खेलने के लिए जाऊँ। मैं अच्छा खेलता था और शौक़ भी था मुझे बैडमिंटन का। क्रिकेट भी खेलता, बैडमिंटन खेलता था। तो बैडमिंटन मैंने उनको कहा कि जी एक बड़ा अच्छा क्लब है, बड़ी अच्छी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई कि बड़ा अच्छा माहौल है, ये है वो है, तो मैंने वहाँ बैडमिंटन खेलना। तो आपने कहा कि नहीं जाना। अब वो नहीं जाने का मतलब होता था कि नहीं जाना, कोई इसका हल कोई नहीं है अब आपके पास। तो मैं बड़ा उदास सा होकर बैठ गया ना। तो मुझे कहते हैं बात सुनो, बुज़ुर्गों की बात समझ आए या ना आए, मान लेने में आफ़ियत है। अगर तुम चुपके से मान लोगे ना, तो शायद किसी वक्त तुम्हें समझ भी आ जाएगी कि मैं क्यों मना कर रहा था। मैं जब खुद अब्बा जी बना ना, तब मुझे पता चला वाकई वो ठीक कहते थे कि किन किन बातों के ऊपर मैं ज़िद किया करता था, और आज मेरी औलाद वही मुझसे कह रही होती और मैं हंस रहा होता हूँ, वही यार ये तो मैं भी ये करता रहा, देखो मैं उसको। लेकिन मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि हमारे पास गुंजाइश नहीं होती थी ना मानने की, कि हम बहस करें कि ये नहीं फ्लांटिंग। गुस्सा थोड़ी देर होता था, नाराज़गी होती, लेकिन बस जो कह दिया ना आपने वो कह दिया, ख़त्म हो गई बात। तो बड़ी ये भी तरबियत का एक अंदाज़ होता है कि आप ज़िंदगी में वो सब कुछ खुद करें जो आप अपनी औलाद से करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास ना कोई गुंजाइश इसलिए नहीं होती थी कि जो सरकार वाइस साहब हमें कहा करते थे, हमने कभी उसके ख़िलाफ़ उनको खुद करते नहीं देखा। हम क्या कहें कि जनाब आप तो खुद हैं जी, और हमें कहते हैं, तो हम अपनी औलादों के साथ ये चक्करबाजियाँ करते रहते हैं। वो नहीं करते थे, जो कहते थे वो करते। हाँ, उन्होंने कभी मजाक में भी हमारे साथ झूठ नहीं बोला। हम बच्चों को बुलाने के लिए कह देते हैं ना कि जनाब बेटा ये काम ना करो, आपको टॉफ़ी देंगे, हैं तो टॉफ़ी ना दें आपको, बाद में मुकर जाए, हैं। तो इतना से झूठ भी नहीं बोलते थे। तो इसलिए हमें आपकी बातों के ऊपर ना पूरा यकीन होता था। तो अगर आप जनाब आसिफ अली वासिफ को 1 लाइन में डिस्क्राइब करें तो किस तरह से करेंगे? हमेशा सच का साथ दिया है, सच के साथ रहे हैं, और इश्क रसूल, और ये फिर इसी निस्बत से होता है जिनके दिलों में इश्क रसूल होता है ना, वो इस वतन को भी उतनी ही मेहरबानी समझते हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। इसी के साथ अपनी होस्ट फातिमा काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।